सुप्रीम कोर्ट Constitution of Supreme Court. आवाज नहीं। प्रिविलेज सुप्रीम कोर्ट का गठन है, क्यों चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, योग्यता। उसके बाद क्या है इसकी नियुक्ति। उसके बाद है शपथ, हटेगा इसमें टेन्योर कार्यकाल। उसके बाद क्या है पद की रिक्ति। ज्यूरिसडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अधिकारिता। अधिकारिता का मतलब जो आपका अधिकार है वही शक्ति है, जो शक्ति है आपका वही काम है, ठीक है। मिला जुला के अगर बात बोले तो जो काम, अधिकार, शक्ति को हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद है जुडिशरी प्रिविलेज, क्या वह विशेषाधिकार। कुछ विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार जैसे आप देखिएगा कि आर्टिकल 50 में क्या लिखा गया है, याद है आपको कुछ, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर। उसके बाद क्या है और क्या क्या इसकी प्रिविलेज हो सकती है। आप इसके निर्णय की अवहेलना करेंगे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अवमानना की स्थिति में इसके पास दंड देने का क्या है, अधिकार है, ठीक है जी, अधिकार है ना, है ये। उसके बाद क्या है, इनकी कार्यकाल को सुरक्षित रखा गया है। टेन्योर जो है इसको क्या है, सुरक्षित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट है तो 65 साल और हाई कोर्ट है तो 62 साल। समझ रहे इस बात को। उसके बाद और क्या है, वेतन भत्ते की जो क्या है, इसमें इमरजेंसी के केस में कटौती हो सकता है, अन्यथा कटौती किसी भी कंडीशन में इसकी वेतन भत्ते, सैलरी एवं अलाउंसेज में कटौती नहीं हो सकती है, ठीक है।
उसके बाद है इसकी शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है, जो इनका पावर है, ठीक है, उनकी पावर को कम नहीं किया जा सकता है। ये इसकी क्या है, स्वतंत्रता कह लीजिए, विशेषाधिकार कह लीजिए, इनकी जो है, हाँ बात तो वही आपका अधिकार, विशेष अधिकार, फिर उसकी क्या है स्वतंत्रता, ये इसकी क्या है सुप्रीम कोर्ट की प्रिविलेज है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो आपका यूं ही क्या है समझने वाली थी, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि अब मेंस में टॉपिक जुड़ जाता है। जो इधर इधर जो भी आप पढ़ेंगे सब पीटी का है, विशेषाधिकार से ही मामला आगे बढ़ता है, ठीक है। विशेषाधिकार में ही आ जाएगा जुडिकल एक्टिविज्म एंड जुडिशरी रिव्यू, ठीक है जी। हाँ, ये सब आपका पीटी पैकेट है ये सब, ठीक है। उसके बाद है हम गठन की बात करें तो पहले आ जाइए किस में या किस भाग में है, तो यह है आपका पार्ट 5 में, ठीक है। आर्टिकल लिया जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, 124 से लेकर के 147 तक है, ठीक है। उसके बाद है इसी आर्टिकल 124 में जो है गठन की बात करती है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ये सब पढ़ चुके हैं कल शायद, ठीक है। हाँ, ये जो है कब हुआ था, 28 जैन 1950, ये 80 नहीं है 50 है, ठीक है। कौन सा, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935, ठीक है। यह जो गठन होगा यह किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेज। तो यह जो संख्या है, ठीक है, दिस फिगर वाज डिटरमाइंड बाय सुप्रीम पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट आरंभिक काल में इसका फिगर कितना था 8, आज कितना फिगर है इसका 34, ठीक है। 8 में एक है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा आपका क्या है 7 आपका क्या हो जाएगा अदर जजेज, अन्य जज, अन्य न्यायाधीश, ठीक है जी। उसके बाद है आपका अगर वर्तमान में कितना है 34 है, तो एक है ऑलरेडी आप क्या हो जाएगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और एक अदर जो है 33 क्या हो जाएंगे। कौन है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन, गवई, बी आर गवई, वी आर गवई या बी आर गवई या भी आर गवई अक्सर मैंने सुनने को मिला ना, भी आर गवई। अच्छा बताओ, तो क्या यह जो हम ये देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है यह संख्या बढ़ा रही है, तो क्या पार्लियामेंट घटा भी सकती है, तो पार्लियामेंट बढ़ा तो सकती है, घटा नहीं सकती है भाई, ठीक है। अब बड़ी बात है, हमें भी पता है कि हम कल जो है पढ़ चुके थे, लेकिन हाँ ये हमें भी पता है, लेकिन ये हमें भी पता है कितने लोग घर जा कर के जो है आज आप क्लास में सहज रह सके इसलिए थोड़ा सा पीछे से, हाँ ठीक है। आज जो कल नहीं आए उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, क्यों चाहिए जुडिशरी का होना, क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ विधियों का क्या है शासन, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। और क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्या है संविधान है, संविधान क्या है सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ। मतलब अगर हम कहें सर्वोच्च विधि, संविधान क्या है सर्वोच्च विधि, इसका मतलब एक शब्द में कहे तो संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। हवा का हो गिट लगा दो, जो यहाँ बैठेगा उसका ड्यूटी है कि वो आकर के पहले गेट लगाएगा। चलो
हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो शासन व्यवस्था है वो कैसी शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, सरकार सीमित सरकार या असीमित सरकार, असीमित सरकार। यहाँ पर क्या है, सीमित सरकार। सीमित सरकार का मतलब क्या है, संवैधानिक सरकार, ठीक है, संवैधानिक सरकार। अगर सही समझे में नहीं आ रहा सीमित सरकार का होता है, तब क्लास नहीं आइएगा स्टार्टिंग से, तो क्या होगा। ठीक है, संवैधानिक। अब चूंकि ऐसा है इसलिए हमें जुडिशरी चाहिए, क्यों, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, तो रूल का भाई व्याख्या तो किया जाएगा ना। इसका मतलब इसका इंटरप्रिटेशन के लिए क्या आवश्यक है, इसकी इंटरप्रिटेशन हो सके इसलिए आवश्यक है, ठीक है। संविधान सर्वोच्च विधि है, इसलिए इसका क्या आवश्यक है, संरक्षण क्या है, आवश्यक है, ठीक है। सरकार सीमित रह सके, सरकार संविधान के भीतर रह के काम कर सके, इसलिए इनको उत्तरदायित्व की भावना, या फिर हम कह सकते हैं जुडिशरी रिव्यू कर सके। सरकार अपने संविधान के दायरे में कैसे रह सकता है, जब जुडिशरी क्या होगा, रिव्यू होगा। कोर्ट होगा तब ना, कोर्ट होगा तब ना, कोर्टे ना रही तब, कोर्ट ही नहीं है तो विधि का शासन कितना दिन, विधि का शासन कितना दिन, संविधानवाद कब तक, कब तक, सीमित सरकार। जब ये दोनों गायब होगा तो सरकार सीमित रहेगा, असीमित हो जाएगा, और जब सरकार असीमित होगा तो आपके अधिकार को वो क्या करेगा, वो खा जाएगा, ठीक है। आप अधिकार विहीन हो जाएंगे, ठीक है। जब आपका अधिकार खा जाएगा सरकार, तो बताइए संविधान पे विश्वास रहेगा, फिर संविधान की हम दिवाली जलाएंगे या होली खेलेंगे। ऐसी मेरी मंशा नहीं है, लेकिन हम ऐसा प्रजप्शन है, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा। मेरा विश्वास किस पर, संविधान पर रहेगा। जब संविधान ही नहीं तो फिर राज है, फिर भारत क्या बन जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए क्या है, न्यायपालिका का होना आवश्यक है, ठीक है। ये तो मोटी मोटी बातें थी जो हम लोग कल कर चुके थे। क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई डाउट नहीं है। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, शुड हैव सर्व्ड एज अ जस्टिस, कहाँ पर, इन हाई कोर्ट। अगर ये नहीं है तब 10 साल तक हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में क्या रहा होगा, ठीक है। और सब रहे लेकिन राष्ट्रपति के नज़र में क्या रहे, खटक जाए, तो जज बन पाएगा नहीं। वो जो बेस्ट स्कॉलर इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आंखों का तारा होना चाहिए, आंखों का। अब चलो देखो बात ये है, तो क्या राष्ट्रपति पावरफुल है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जुडिशरी पर कौन बैठा हुआ है, कार्यपालिका। राष्ट्रपति को क्यों बदलाव, कार्यपालिका बोलो ना, ठीक है। जुडिशरी पे कौन बैठा हुआ है, कार्यपालिका। मतलब इस देश का बॉस कौन है, कार्यपालिका। चेक कर लेते हैं हम लोग, एक तरफ कौन है, CJI, और एक तरफ क्या है, अदर जजेज, ठीक है। अब देखिए क्या है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको, अदर जज को, लेकिन किसके परामर्श से, किसके कंसल्टेशन से, CJI के परामर्श। सही है, धन्यवाद, ठीक है। अब है कि राष्ट्रपति क्या अपने मन से नियुक्त कर देगा, नहीं। इसमें कौन सी गुण होना चाहिए, ज्येष्ठतम का जो है वो क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। ज्येष्ठतम मतलब सुपीरियर होना चाहिए, कहां पर, अदर जजों में वो क्या हो, सुपीरियर हो, सर्वोच्च हो, ज्येष्ठ हो, जेठ हो,
जेठ समझते हैं आप लोग? जेठ किसको बोलते हैं हम लोग? दुल्हा के बड़े भैया को। और एक से एक नियम चल पड़ा है, छू देने से छुआ ही नहीं जाएगा। क्या मतलब अजीबो गरीब हमारे यहाँ क्या कुछ कल्चर बन गया है। ठीक है, अरे सब सब पलो सब बटो आगे बढ़ो यार। ठीक है, तो ससुर के सामने नहीं आना है तो फलना नहीं, मतलब एक ही सास का दो पुत्र। ठीक है, एक से छुआना नहीं है, एक से मजाक चल रहा है भाई, ये कौन सा मतलब? ठीक है, देखो मानो ना मानो कुछ तो हमारे कल्चर में इविल्स है, उस इविल्स को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस यही बात जाके गांव में बोल आते हैं, बदनाम हो जाते हैं, पूरा खत्म है कहा जी तुम। ठीक है, खत्म है कि तुम यार आगे सोचो यार, तुम मतलब अपने विकास में आगे सोचो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे सोचो, साइंस एंड टेक। यार तुम कल्चर में काहे इतने इतना कूद पड़े हो? हाँ, कल्चर हमें सब बनाता है, लेकिन अब बताओ भैंसुर को ना छुए इससे तुम कौन सा बड़ा सब हो जाओगे? ठीक है, अब हमेशा अब अरे कौन टच करेगा बताओ, लेकिन हमेशा क्या नजर में है, फलना से बच के रहना है। अरे ये विभाजनकारी नीति क्यों? एक टेबल पे सब खाना लगाओ, सब खाओ, सब पियो, सब मौज मस्ती करो। ठीक है, तो लोग एक सीमा बांध लिया कि हम बिहार में रह बुआ, हम भारतीय में रह बुआ, हम घरे में अरे तुम्हारा विश्व तुम्हारा है क्या है? कुछ सियासतदानों ने क्या किया है, सीमा बांध दिया है। ठीक है, हम तो सियासत बनने वाले हैं, ये पूरा विश्व क्या है हमारा। प्रकृति ने सबको एक समान, तुम पूरे विश्व का हो यार, समझ रहे इस बात को? इसलिए ये सब फॉलो करो, लेकिन माइंड से नहीं। चल रहा है तो चलने दो। अब देखो क्या है, ज्येष्ठतम है, मतलब जो सबसे बड़ा होगा, जो सुपीरियर होगा, वही क्या बनेगा, जज। ठीक है, लेकिन 3 बार लॉकडाउन लगा है। ठीक है, कब कब? 1964, 73 एंड 76, मतलब इसमें ऑलरेडी 19 लगा हुआ है। ठीक है, 1964, 73 और लेकिन सबसे बदनाम कब हो गया? 73 और 76 में। ये बेचारे बदनाम नहीं हुए, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको साथ मिल गया था किसका? कुछ बचे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। ठीक है, जो उस समय कहाँ थे? पार्लियामेंट में काम कर। तो जज भी थोड़ा सा लगा तू बुढ़वा मारो का बाद हम देख कैसा धमाल मचाएंगे, और हुआ भी वही। ठीक है, इस समय बस 2 केस याद रखना। 73 में याद रखिए केशवानंद भारती। ठीक है, और इसमें रखिए एसडीएम कानपुर जबलपुर याद रखिए। ठीक है, एसडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। इसमें केस से ज्यादा मैटर याद रखना है कि यहाँ जो घटना घटी है 7 और 6 के रेशियो से, आपको देखना है कि यहाँ पर सरकार, ये जो राष्ट्रपति अपने मन से कर रहा है, किसकी सलाह से? काउंसिल ऑफ, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बॉस कौन है? ठीक है, अब देखना ये यहाँ है कि केशवानंद भारती बनाम केरला के मामले में वर्तमान पीएम कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी किससे संतुष्ट होगी? वो 7 वाले या 6 वाले से? 7 वाले से क्यों नहीं? ये लंगी लगा दिया किसको? विधायिका को? नहीं, पहले इसने क्या किया? पहले खुश किया, यस मैडम यू कैन डू एवरीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स व्हाट? यू कैन अमेंड इन एनीवेयर इन या एनी पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट का हो, बट यू कांट अमेंड इन बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब हाय दैया, इसमें क्या होता है? बोला इसे हमरो नहीं पता, जब जब मौका आएगा तब तब हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब जैसी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आया तो 7 वाले से क्या हो गई वो? नाराज। 6 वाले नहीं नहीं नहीं, क्या है यह बेसिक स्ट्रक्चर या फिर जो यह बातें हैं? एक बात तो तय है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होता, खिलाफ है तभी तो क्या है वो साइड में है। तो मैडम खुश किससे है? ठीक है,
7 वाले ग्रुप में 3 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक है व्यक्ति सैलेड, एक है हेगरे, एक है ग्रोवर भी है, ग्रोवर, गुलशन ग्रोवर नहीं, ठीक है, ये जज है बेचारे। ये 7 वाले ग्रुप में थे। 6 वाले ग्रुप में एक व्यक्ति थे एन रॉय, अजीत नाथ रॉय। समझ रहे बात को? तो उस समय जब जजों को नियुक्त सीजीआई जब था बनाना, तो जब इनकी हायरार्की तय हुई तो हायरार्की कुछ इस प्रकार हुआ। सैलेड सबसे ऊपर थे, हैगरे भाई सेकेंड, ग्रोवर भाई थर्ड, और क्या था ये एन रॉय किस स्थान पर थे? ये 4th स्थान पर थे बेचारे, 4th स्थान पर, ठीक है। इसी समय क्या हुआ, कौन सा रिपोर्ट आ गया था? लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया। इसमें कहा गया कि मैडम ये जो ज्येष्ठतम है, ज्येष्ठतम, ठीक है, ज्येष्ठतम का आधार क्या होना चाहिए? उम्र या योग्यता? योग्यता, ठीक है। अकल बड़ी या भैंस? तो यहाँ माना गया किसको? उम्र को या योग्यता को? योग्यता को। अब पीएम को जो है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या राष्ट्रपति को योग्यता किस में दिखाई पड़ रहा है? एन रॉय में, अजीत नाथ। अरे बताओ, तो क्या इंदिरा गांधी चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कि हम तुमसे खफा हैं? नहीं, बोला कि नहीं, तुम भले ही क्या हो, ज्येष्ठ हो, सुपीरियर हो, बट उम्र में क्या हो? हमारे नजर में योग्य कौन है? ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। कैसे? हम आपको हमेशा बोले कि 3 से टकराने का नहीं। जिला में डीएम, राज्य में सीएम और ऊपर पीएम, ठीक है। बाकी सब तो चल ही रहा है। इसके जुडिशरी के पास अगर जुडिशरी रिव्यू ना होता तो इनका वो हाल होता, ठीक है, और भारत में लोकतंत्र का वो डमरू बजता जो पूरा विश्व सुनता, ठीक है। बस खैर बनाइए कि इसके पास कौन सी पावर है जुडिशरी रिव्यू का, ठीक है। उसके बाद एसडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में भी यही हुआ कि एक व्यक्ति कौन थे, ये 5 जज के बेंच से क्या आया? जजमेंट आया, ठीक है। 4 ने क्या बोला कि यस 352 में क्या हो सकता है? हैबियस कॉर्पस रिट जारी। हैबियस कॉर्पस रिट जारी हुआ किसके अगेंस्ट? स्टेट के खिलाफ हो जाएगा। तो 4 के खिलाफ कौन हो गया फिर? वर्तमान पीएम। और इस समय एक कौन बच गए थे? एचआर। बेचारे अकेले टकरा गए किससे? इंदिरा गांधी से। बेचारे सीजीआई ही नहीं बन पाए। सीजीआई, जबकि उस समय सुपीरियर कौन थे? एचआर खन्ना, संजीव खन्ना के बाबूजी, ठीक है। कहा जाता है पूरे भारत में 80-85 का परिवार है, वहीं से जज उज बनता रहा है अभी तक। सोचिए, इतना करोड़ जनसंख्या, 80 फैमिली से ही जज बन रहा है। हम लोगों का शौक नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत पड़ता है यार, ठीक है। तो एक तो क्या है, हाइक हो जाता है क्रिएट। हमारे यहाँ जो क्या कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव की क्या आवश्यकता है। क्लास 10 तक सब क्या है, पूरा सब एक ही बराबर है, ठीक है। क्लास 10th में, अगर क्लास 10th में पास आउट करता है, पास किया बच्चा, और ले रहा है निर्णय कौन? उसका पेरेंट्स, उसका फुआ, उसका मामा। ये सबसे मुझे लग रहा है गलत। यार उसको चुनने दो, वो एक बार टकराएगा, फिर फंसेगा। 12th के बाद फिर है ना बीए हुए, वहां देख लेगा वो। अब बताओ, हमारा कभी शौक रहा ही नहीं आईआईटी करने का, और जबरदस्ती लेवा दिया कुछ मैथ। हम तो रोते थे बैठ करके काइनेमैटिक्स वाले माथा घूम गया सर। और हम लोग समझ अधिक किताब भी नहीं था। एक कौन था जी, वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, एससी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, समझ भी नहीं आया, ठीक है। तब मुझे फील हुआ कि नहीं, सब्जेक्ट खुद चुनने दिया जाए। किसको? अरे तुम आज बचा रहे हो, वो आगे जाके फंस जाएगा वो, ठीक है। आगे जाकर वो खुद जो है
ऑब्स्टेकल को झेलेगा वो। इससे अच्छा तुम उसको अभी झेलने दो। खैर अपने लोगों का कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ज्येष्ठतम शब्द का कवारा किया गया कितनी बार? 3 बार किया गया, ठीक है। अंतोगत्वा अब ये आया है कि यह जो क्या है परामर्श सॉरी सीजीआई को लेकर के क्या ज्येष्ठतम जो शब्द है, अब यह ज्येष्ठतम एज को लेकर के नहीं है, अब ये क्या है योग्यता को लेकर के है, ठीक है। मैटर कहां फंस गया था? जज को लेकर के, ठीक है। कि ये हम देखो ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कैलोजियम। हम क्या पढ़ रहे हैं? कैलोजियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैलोजियम का जन्म ही कहां से हुआ है? जो शब्द है आपका परामर्श, कौन सा शब्द? परामर्श शब्द से ही किसका जन्म हुआ है? कैलोजियम का जन्म हुआ है, ठीक है। क्यों? मैटर यही फंसा था भाई। कहता है एक तरफ राष्ट्रपति है और एक तरफ कौन है? सीजीआई, ठीक है। क्योंकि अदर जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो भले करता है, लेकिन किसके परामर्श से? ठीक है। तो सीजीआई का परामर्श, तो मैंने कल देखा था 2 शब्द, एक है आपका परामर्श और एक है आपका क्या? सहमति, कंसल्टेशन एंड कॉन्करेंस, ठीक है। अब परामर्श जो है वो बाध्यकारी नहीं होता, ये बाउंडेड नहीं होता है, बट ये क्या हो जाएगा? ये बाउंडेड, बाध्यकारी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि जस्टिस की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई भूमिका वैसी एक्टिंग जो है प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर भी यह कंसेप्ट रह गया अभी भी कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कार्यपालिका के हाथों में है? क्या कार्यपालिका, क्या एग्जीक्यूटिव बॉस है किसका? जुडिशरी का। इसी पर विवाद छिड़ा परामर्श को लेकर के, और 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट था। एक कौन सा केस है? एसपी गुप्ता भाई, और एक क्या है? एडवोकेट एसोसिएशन, ठीक है। एसपी गुप्ता वर्सेज भारत सरकार में क्या माना गया? इसमें मामला क्या था? मामला ये था कि क्या परामर्श ही सहमति है? क्या परामर्श ही सहमति है? डज कंसल्टेशन मीन कॉन्करेंस, ठीक है। इसमें अच्छा बताओ, यह सवाल पूछा क्यों जा रहा है? यह चेक बैक किया जा रहा है कि क्या कार्यपालिका बॉस है किसका? न्यायपालिका का। इसमें क्या बताया गया कि परामर्श का कतई मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब नाम मात्र का ही क्या है? नाम मात्र का ही प्रभाव है किसका? सीजीआई का। किसकी नियुक्ति में? जजों की नियुक्ति में, ठीक है। मेन बॉस कौन है? इसलिए यहां पर उत्तर दिया गया नो। इसका मतलब क्या? परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। मतलब क्या? कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्करेंस। यह उत्तर दिया गया कब? एसपी गुप्ता वर्सेस भारत सरकार में, ठीक है। इसमें क्या मान लिया गया? क्वेश्चन सेम था, डज कंसल्टेशन मीन कॉन्करेंस, क्या परामर्श सहमति है? उत्तर क्या हो गया यहां पर? चेंज। उत्तर चेंज होने से हो क्या गया? पहले बाउंडेड नहीं था, कौन? राष्ट्रपति। अब क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। वो किसके सलाह का? इसका मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश के बिना संभव नहीं है। मैटर को समझ पा रहे हो तुम? हैं? समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? दोनों काम हो रहा है। कहां थे हम लोग? हाँ, ये यस कहने से रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ा? रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ा कि अब जुडिशरी में अपॉइंटमेंट किसकी सहमति के बिना संभव नहीं है? सीजीआई के सहमति के बिना। अच्छा, सहमति एक व्यक्ति का नहीं होता है, सहमति किसका होता है? जो आपका क्या है? कॉन्करेंस है। कॉन्करेंस डजंट इंडिविजुअल, इट कलेक्टिव अप्रोच। मतलब क्या होगा इसका? समूह का
इसमें जो है सलाह होता है। तो समूह बना किसका? तो एक बना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो क्या बना? अदर जजेस। ठीक है, इसी में बमक गया कौन? जैसे अभी देखिएगा, अभी राष्ट्रपति खुद पूछ बैठी है, कितने सवाल? 14 सवाल। तो 1996 में 1906 में के आर नारायणन भाई, कौन भाई? के आर नारायणन भाई पूछ बैठे, क्या चीज? सवाल क्या है कि अगर जुडिशरी में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के द्वारा होगा तो इसका मतलब क्या है? न्यायपालिका के क्षेत्र में बॉस कौन बन गया? फिर न्यायपालिका ही बॉस बन गया। इसका मतलब यह किसके खिलाफ हो जाएगा? यह सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस के क्या हो जाएगा? यह खिलाफ है। यही सवाल पूछ बैठा कौन? के आर नारायणन। किससे? जुडिशरी से। और इसी समय जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? नो, यह सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ नहीं है। ठीक है, कहता है कि यहां पर जो डिसीजन लिया जा रहा है, इस डिसीजन में क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। यहां पर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले रहा। यहां पर निर्णय लेने वाले व्यक्ति कितने हैं? 3। एक कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दो क्या है इसके? अदर जजेस। ठीक है, फिर भी समस्या नजर आ रही है तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर इसको और डिसेंट्रलाइज बना सकता हूं, और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, अब इसी समूह को ही हम क्या बोलते हैं? आज कॉलेजियम बोलते हैं। कॉलेजियम का मतलब समूह ही तो होता है। ठीक है, और यही समूह मिल करके अब जो है किसकी नियुक्ति करते हैं? वह जजों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसलिए कल आना क्या था? अनिवार्य था। चलो, अब देखो क्या है, ऐसा लग रहा है कि एक जज जो है दूसरे जज की क्या कर रहा है? वह पीठ खुजा रहा है। अब यही चीजें अच्छा नहीं लग गया किसको? सरकार को। ठीक है, जैसी सरकार बदली 2014 में सरकार बदली और हो गया अमेंडमेंट। कैवा? ठीक है जी, कब हुआ? हो रहा है यह 2014 में। ठीक है जी, इस संशोधन में हुआ क्या? इस संशोधन में 124 में कुछ जोड़े गए और कुछ अमेंड किए गए। जैसे 124 के फर्स्ट में अमेंड किया गया, 127 इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और 131 में क्या किया गया? अमेंड किया गया। इसमें जो है 124 में जोड़ा गया ए, बी और सी। ये जो है सब क्लॉज इसमें जोड़ा गया। ठीक है, आपको जो इसमें समझना है वो ये समझना है कि इसकी नियुक्ति के लिए इसने पुनः एक समूह तैयार किया है। वह समूह क्या है? एक है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट का एक जज, अदर जज। ठीक है जी, उसके बाद आता है इसमें लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर कितना हो गया? 3। और इसमें दो अदर स्कॉलर की नियुक्ति की बात की गई। मतलब यह जो एक क्या बन रहा है? आयोग बन रहा है। समझ रहे हो? नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं? एनजैक कहते हैं, NJAC कह लीजिए। काउंसिल का मतलब क्या होता है? समूह, एक से ज़्यादा लोग। तो एनजैक में कितने लोगों की प्रावधान था? 5 लोगों का। एक आपका क्या था उसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक है उसका क्या? अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या? लॉ मिनिस्टर। उसके बाद क्या? 2 अदर स्कॉलर। अब इस स्कॉलर की नियुक्ति के लिए 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, ये 3 अदर मेंबर कौन थे? एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ क्या है? इंडिया है।
उसके बाद इसमें एक क्या है, और एक है आपका क्या, अब लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अब जैसा देखिए रेशियो किसका ज्यादा है, पॉलिटिकल रेशियो ज्यादा है या जुडिकल रेशियो ज्यादा है? अरे भैया देखो यहाँ पर जुडिकल मेंबर है ही कितने, दो, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक क्या है आपका अदर जजेस। ये लॉ मिनिस्टर पॉलिटिकल आ रहा है, ये जो दो आ भी रहे हैं क्या है, पीएम अपोजिशन। इसका मतलब यह जो एनजेसी है या एनजेक है, इसमें जुडिकल बॉडी का रेशियो बढ़ गया है या पॉलिटिकल बॉडी का रेशियो बढ़ गया है? ठीक है, और हम बात ये कल पढ़ चुके थे कि कोई देश कितना लोकतंत्र है, इसको अगर ये समझना है तो हमें ये समझना होगा कि वहाँ का न्यायपालिका कितना स्वतंत्र है, किससे, विधायिका से, किससे, कार्यपालिका से। अब जैसा बताइए क्या एनजेक विधायिका से स्वतंत्र हो रहा है या विधायिका के आगोश में आ रहा है? संवैधानिक होगा यह? इसी पर जो है 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे क्या साबित कर दिया गया, इसे गैर संवैधानिक क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। यही था मामला आपका किसका, एनजेसी का, एनजेक का। ठीक है, एनजेक आया था किस अमेंडमेंट से, कब था ये, कुछ क्लाउज जोड़े गए किसमें, कुछ आर्टिकल पहले से थे, जैसे आर्टिकल 24 का फर्स्ट, 27 और 131 में क्या किया, एमेंड किया गया। ठीक है, और ये नया क्लाउज जो है ए, बी और सी, इसका मतलब क्या है, जो कैलोजियम पहले पढ़ रहे थे, कैलोजियम, इस कैलोजियम की जगह, इस समूह की जगह एक नया समूह बनाया गया। ठीक है, इस समूह में कितने लोग थे टोटल, 5, इसमें एक क्या था, उसके बाद क्या था, एक अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या है, लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, उसके बाद क्या, 2 अदर स्कॉलर, वाज अपॉइंटमेंट बाय कमिटी, और इस कमिटी में कौन मेंबर है, सीजीआई, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, क्या यह आज जिंदा है, क्या यह आज जिंदा है? नहीं। 2015 में क्या कर दिया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। उसके बाद अगर हम कहें वर्तमान में जजेस की नियुक्ति कहाँ से हो रही है, कॉलेजियम से हो रही है। ठीक है, इस कॉलेजियम का जन्म कैसे कैसे हुआ, एसपी गुप्ता वर्सेज भारत सरकार, उसके बाद क्या है, एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या बन गया, कैलोजियम आ गया। आरंभिक दौर में कैलोजियम में कितने मेंबर थे, 3, आज कितने हैं, 5। ठीक है, एक कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 क्या है, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यही मैटर है। ठीक है जी, चलिए आगे। उसके बाद है, ये तो था नियुक्ति की बातें, तो ओथ किसके सामने लेंगे, ये राष्ट्रपति के सामने ये क्या लेंगे, ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, उसके बाद कितने साल के लिए, टेन्योर कितना होगा इसका, 6 साल। अपने उम्र का कितना साल, 65 साल। 65 साल तक अगर कोई व्यक्ति एक बार जज बन जाता है तो वह अपने उम्र का कितने साल तक, कौन सा 65, पद का टेन्योर होगा या उसके एज का 65 होगा, उसके एज का क्या होगा, 65 होगा। ठीक है, वह अगर 52 ईयर्स पे बना तो 10 साल, 60 साल में बना तो 65 ना है तो 50 में बना तो 15, 60 में बना तो 5 और 64 में बनाता है। अब ये नहीं बोले कि हम 60 बने हैं तो 65 साल तक रह बुआ, ऐसा संभव नहीं है। अमेरिका में क्या है, एक बार जो व्यक्ति जज बन गया, अब वो तभी क्या होगा, जज के कुर्सी से उतरेगा या तो जब वो रिजाइन दे दे,
या नहीं तो ऊपर वाले उसको बुला ले, ठीक है, तब तक वह व्यक्ति क्या रहेगा, वह अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, वैकेंसी ऑफ सीट मतलब पद की रिक्ति, पद की रिक्ति। कैसे कैसे पद की जो है रिक्ति हो सकती है, कैसे कैसे पद जो है रिक्त हो सकता है। तो बाय रेजिग्नेशन मतलब क्या होगा, त्याग पत्र के द्वारा, ठीक है। अब बड़ी बात यह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर जजेस ऑफ इंडिया वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिमूवल फ्रॉम पार्लियामेंट मतलब संसद से इसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, या तो संसद से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, ठीक है, रिमूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। अब इसी को जो है आप बारी बारी से पढ़ डालिए, ठीक है। संसद से जो है इसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो आधार तो कुछ होना चाहिए ना, ऑन विच बेसिस, ठीक है, किस बेसिस के आधार पर उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। दो आधार है, जब वह अपनी शक्तियों का क्या करने लग जाए, मिसयूज करने लग जाए, क्या करने लग जाए, पद का दुरुपयोग, ठीक है जी। जब अपने पद का, जब पद का दुरुपयोग को क्या हम बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन। अभी दिल्ली में कुछ हुआ था, आग लग गया है, तो कितना पैसा कमा के रख लिया है, बताइए कहाँ कितना पैसा है, जो आगो लगता है तो पैसा ही जल रहा है, व्यक्ति बच जा रहा है, पैसा जल जा रहा है। गरीब घर में लगाता है, व्यक्ति ही जल जा रहा है, गाय गोरू सब जो है जड़, बकरी उकरी सब जो है जड़ खप जा रहा है। कितना भारत में कितना अंतर है, समाज विभेद नहीं है। सोचो कि यह सपना देखा गया था कि पूरा पूरा देश एक समान होगा, अंबेडकर भाई देखकर गए थे, ठीक है। और आज देखो जरा सा क्या है, समाज में कितना विभेद है। एक व्यक्ति जो है फ्लाइट से जा रहा है मुंबई, और एक व्यक्ति जो है लोकमान्य तिलक की जनरल बोगी से जो है वो सफ़र कर रहा है। हर स्टेशन पर भीड़ उसको जो है गेट पर बैठा, भीड़ को कहाँ रख दिया, उसको बीच में रख दिया है। कितना अंतर है, एक ही भारत में। अब समझिए कितना डिफरेंसेज है, ठीक है। खैर छोड़िए, या तो वह व्यक्ति क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, ठीक है, या तो वो किस में शामिल हो जाए, करप्शन में, या तो वह व्यक्ति का अब हमसे न हो सकता है, ठीक है। अगर ये दो आधार है तो संसद में बिना प्रस्ताव का कुछ होता है, इसके लिए क्या लाना होगा, रेजोल्यूशन लाना होगा, ठीक है। रेजोल्यूशन जो है, अब बड़ा सवाल है, दो हाउस है तो सवाल उठेगा पहले लोकसभा या पहले राज्यसभा, तो किसी भी हाउस में ला सकते हैं, ठीक है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। लेकिन जिस भी हाउस में लाएगी, अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो कम से कम 100 लोगों की क्या चाहिए, सहमति चाहिए। कितने लोगों की, 100 लोगों की सहमति चाहिए। अगर राज्यसभा में पहले ला रहे हैं तो राज्यसभा में कितनी सहमति चाहिए, 50 लोगों की सहमति चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब प्रस्ताव जो आया है, क्या ये प्रस्ताव पास ही हो जाएगा, ठीक है। प्रस्ताव जो आ रहा है तो किसी भी हाउस में प्रस्ताव जो है, उस हाउस के अधिकारी जो क्या हो, सुप्रीम जो क्या होंगे, ऑफिसर होंगे। अगर लोकसभा है तो लोकसभा है स्पीकर, और राज्यसभा है तो, ठीक है, इनके अनुमति के बाद ही क्या होगा, वह रेजोल्यूशन हाउस में लाया जा सकता है। अब बड़ी बात यह है
कि इन दोनों के पास कौन सी शक्ति है, क्या यह एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। इनके पास दोनों पावर है, या तो क्या हो सकता है, मे बी एक्सेप्टेड एंड मे बी डिनाइड। समझ रहे हैं, कथनों पर विचार यहीं से सवाल आएगा। चुपके से का नोट चिपका दिया है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, तो दोनों कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, दोनों के पास क्या है, पावर है कि ऐसे प्रस्ताव को वो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर ये प्रस्ताव को वो डिनाइल कर सकता है। तो डिनाइल कर दिया तो मैटर आगे बढ़ेगा, अगर एक्सेप्ट कर लिया तब फिर इसको क्या करना होगा, बहुमत से पास करना होगा। क्या करना होगा, बहुमत से पास करना होगा। लेकिन बहुमत से पास तभी होगा, इससे पहले क्या की जाएगी, एग्जामिन किया जाएगा, मतलब जांच कर ली जाएगी। एग्जामिन कमिटी एक क्या होगा यहां पर बनेगा। ठीक है, ये एग्जामिन कमिटी जो है में कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर जो है इसको एग्जामिन कर रहे होंगे। ठीक है जी, ये 3 मेंबर कौन कौन होंगे, एक तो आपका क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड क्या हो सकता है, हाई कोर्ट के भी जज इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगर यह एग्जामिन किया गया कि यह जो क्या है मिसयूजेज है किसका, पद का, ये सही है, तब जाकर के मैटर कहां पे आएगा, वो बहुमत से पास करना होगा। ठीक है, तो बहुमत कितना चाहिए भाई। ठीक है, यहां पर सीधे लिखो विशेष बहुमत, नॉट स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत से क्या किया जाएगा, इसे पास किया जाएगा। ठीक है, रिमूवल समझ गए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का रिमूवल समझ में आया। ऐसे ही जो है हम पढ़ते हैं, किसी पद को जब हटाते हैं संसद से तो उसको ऐसे ही तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए क्या है उसका आधार, देख लीजिए मिसयूजेज एंड करप्शन। ठीक है, या डिसेबिलिटी, उसके बाद क्या है रेजोल्यूशन, मे बी रेजोल्यूशन कैन बी ब्राउट इन एनी हाउसेज एज वेल एज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, शर्त क्या है, लोकसभा में लाइएगा तो कम से कम लोकसभा के कितने मेंबर चाहिए, 100 मेंबर चाहिए, राज्यसभा ला रहे हैं तो 50 लोग। उसके बाद क्या होगा, अब बारी आएगी किसकी, या अगर लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा है तो सभापति। मे बी इस प्रपोजल को क्या कर सकता है, वह मे बी एक्सेप्टेड एंड मे बी डिनाइड बाय स्पीकर एंड। उसके बाद क्या है, जब यह एक्सेप्टेड डिनाइल हो गया तो मैटर ही समाप्त हो गया। ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर यहाँ पर एग्जामिन कमेटी बैठाई जाएगी। कितने मेंबर होंगे इसमें, 3 मेंबर होंगे। कौन कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेज ऑफ क्या होगा सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये हाई कोर्ट किस हाई कोर्ट से होगा ये कौन तय करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात को समझ रहे हैं। उसके बाद है कि अगर यह एग्जामिन में पाया गया कि नहीं यह जो क्या है आरोप है, यह क्या है गलत है, मैटर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर यह सही पाया गया तो इसे स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करना होगा, पास करना होगा, दोनों ही हाउसेज में, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पद खाली। ठीक है, अब बड़ी बात यह है कि जब पद खाली होगा तो पद खाली हो सकता है या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी खाली हो सकता है, नहीं होगा, या फिर अदर जजेस का भी खाली हो सकता है। देखो कैसे विषय जो है कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ता है। ठीक है, अब जरा सा बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली रहता है तो उसके जगह पर
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है उसको कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, कार्यवाहक, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब बताओ अदर जजेज का जब सीट खाली हो जाएगा तो क्या लगता है जज का जो कोरम है, जज का कोरम क्या मेंटेन हो पाएगा? ठीक है, तो जज का कोरम मेंटेन करने के लिए यहां से एडहॉक जो है जजेज की नियुक्ति होगी। किसकी नियुक्ति होगी? एडहॉक जस्टिस की क्या होगी? यहां पर नियुक्ति होगी, एडहॉक। ठीक है, ये बता है। अब देखिए मैटर है कि ये तो था आपका अदर जजेस, तो अच्छा लग रहा है कि कौन भी शामिल है, यही सवाल है आपका। अब सवाल क्या है पहले ये बताइए। इसलिए तो कहा जाता है क्या चीज कि एक जज दूसरे जज, नियुक्ति भी कौन कर रहा है, हटा भी कौन कर रहा है। ठीक है, जब आप मेंस में लिखिएगा क्या क्या इसकी क्या है नकारात्मक पहलू है तो लिखा जा सकता है, लेकिन अभी पढ़ ले हम, अभी पहले पीटी पास करें फिर मेंस में आइए। ठीक है, अब जाकर के मेंस पढ़ाने में मजा आएगा। पहले मान लो कि आप लोग पीटी में क्या पढ़ के आए हो, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपका बेसिक चीज क्या हो गया है, कंप्लीट। हाँ, वहां भी किसी को समझ में नहीं आएगा तब जब पीटी सही ढंग से पढ़ा है, आइए जाइए आइए, इससे फिर वहां भी समस्या आने वाला है। ठीक है, ऐसी 6 स्टार कंधे पर मात्र कितने महीने, 3 महीना है, 3 महीना पहला पड़ाव पार कर लीजिएगा। ठीक है, और याद रखो, अच्छा मैंने क्या देखा अभी कुछ बच्चों में क्या चल रहा है, बहुत तेजी से पढ़ने का जो है प्रवृत्ति बढ़ गई है, बहुत तेजी से पढ़ने का है। ठीक है, एक मेरा दोस्त का भाई वो करे बीपीएस, बोला भैया एक काम कीजिए ना, पूरा हिस्ट्री खत्म करिए बिहार का। पूछे तो एक बार, तुम ऐसे पढ़ रहे हो जी? हौले हौले, यू हैव ए सफिशिएंट टाइम। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए। ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप में बांट दीजिए। ठीक है, मेरा मानना है बीपीएससी के लिए 4 टॉपिक अगर कंप्लीट होता तो आप कटअप यूं ही पार कर लीजिएगा। और संजोग की ऐसी बातें हैं कि वो सभी टॉपिक लगभग अब लाइन में लगा हुआ है। एक क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री है, सब्जेक्ट को बांट लो ना तुम लोग, एक तरफ रखो प्राइम सब्जेक्ट और एक तरफ रखो अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अब बताओ ये जो समय है अभी 3 महीना में जो पहला महीना चल रहा है अभी, हमेशा 3 महीने का ही समय मिलेगा। बीपीएससी का अपना क्या एक फंडा है, 3 महीने का समय मिलेगा। ठीक है, 3 महीने पहले यह भी पता नहीं होता कि वैकेंसी आएगी भी या, इसलिए यूपीएससी के लिए स्टडी पूरा फुल फिक्स है कि पीटी होगा, उसे कल होकर के फिर पीटी में लग जाना है। अगर आप नए एस्पायरेंट है तब पीटी में लगेंगे। मैंने बताया था पहले कि पीटी के बाद और टिल जैन ये आपका समय किसका है, मेंस का, क्योंकि आपको फंडा क्लियर है अगले साल कब एग्जाम हो रहा है यूपीएससी का, ये मुझे ये साल पता चल चुका है। कब है, 24 मई को है। तो एक स्ट्रैटेजी बनाने में क्या लगा, आसानी हुआ। बीपीएससी का पता ही नहीं है भाई। हाँ, इतना पता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां से 3 मंथ का समय में, इसलिए हमेशा आप मेंस मोड में रहिए। जैसे ही आ जाए क्या नोटिफिकेशन, तुरंत मेंस को साइड कीजिए और पीटी मोड में आ जाइए। हम कोशिश में थे कुछ दिन और लेट करे कैसे बीपीएससी, तब आपको पीटी के साथ मेंसो पढ़ा के निकाल देते हैं, लेकिन बीच में क्या आ गया, इसलिए हम आवश्यकता ये हो गई कि नहीं तब सब मेंस को रोकें और पीटी को फिर आगे बढ़ाएं। तो प्राइम सब ये आपका समय कैसा, प्राइम सब्जेक्ट ये टाइम है, इसलिए इसको प्राइम सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। एक क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, यही बेड़ा पार लगाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद क्या है, बिहार स्पेशल। उसके बाद क्या है, साइंस एंड टेक। और उसके बाद क्या है,
करेंट, कट ऑफ आपका यही पार कर देता है? अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो विषय ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। हम वो व्यक्ति नहीं है कि जो नहीं आप जो है सब विषय को हटा दीजिए, हमारा ही विषय पढ़िए, यही विषय क्या है। हाँ, मेंस में जो है काम आएगा, ठीक है। लेकिन पीटी पास करना है भाई, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़कर लग गए पॉलिटी पढ़ने, तो आप जो है बोल्ड ही होइएगा फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लो अदर सब्जेक्ट में, वो तुम्हारा क्या है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसके बाद क्या है, जनरल इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है, ठीक है, मैथ्स और। अब आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये जो आपका क्या है प्राइम सब्जेक्ट, ये अगले 15 जुलाई तक जो है क्या होना चाहिए, यह समाप्त 15 जुलाई, ठीक है। और 15 जुलाई जब आप इसको पढ़ते रहें, तो साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का सेट बनाया कीजिए, जो बीपीएससी पूछ चुका है। अब ये नहीं कि कोई नया कोर्स खरीद ले, यूट्यूब पर गए कोई कोर्स खरीद ले कि मैथ पढ़ बुआ, तो फिर आपका कहानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपके साथ जो अच्छाई क्या है कि पॉलिटी चल ही रही है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी जो है नेक्स्ट वीक से आपका स्टार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इकोनॉमी तो भाई कभी भी सर आएंगे बीच में जो है वो लेकर समाप्त करें, क्योंकि इकोनॉमी का मेन पोर्शन क्या है आपका, इकोनॉमी सर्वे एंड बजट, जो आप करंट में पढ़ चुके होंगे। कुछ फंडामेंटल चीज को समझना है, नेशनल इनकम जो समझना है, बीओपी जो समझना है, ये सब कुछ समझना है, तो बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लगता है इसमें। इसका मतलब जुलाई तक का जो समय है, अगस्त पढ़ने का समय, तो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा इस प्रकार कि अगस्त में सिर्फ क्या करें हम, रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। तब आप जो है एसडीएम एडीएम बनने का सपना इस बार देखिए, वरना कटु सत्य है, अगर आपको अभी भी नींद सता रही है तो थोड़ा सोचने की बातें हैं। हाँ, बीच में सावन भी आएगा, कभी वर्षा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। और लगन का तो समय है ही, शादी ब्याह का पूरा माहौल चल रहा है, गांव में पूरा मामला फिट है एकदम पूरा, कभी इन्ने भोज कभी उन्ने भोज कभी इन्ने, सब छितरा है। घर का आदमी सब क्या छितरा गया, भैया वहाँ जा रहा है तो भाभी वहाँ जा रही है, मामा वहाँ जा रहे हैं, अरे घर में कोई आदमी ही नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन आपका होना अभी क्या है, लाजमी है। अब वक्त आ चुका है अपने सपने को साकार करने का, वरना फिर अगर जो आदमी सोया जगह जुलाई में, तो फिर कहानी खत्म है। वो जो लोग जुलाई में जगेंगे वही जो है अगस्त तक आते आते, इस बार दे एग्जाम को छोड़ दे हो, ठीक है। नहीं तैयारी थोड़ा सा वक्त जो है टाइम और थोड़ा सा 10 दिन बढ़ जाता, बीपीएससी को बढ़ा देता, बस पीटी अपना हो जाता। ऐसे लोग जो है फिर लग जाएंगे बीपीएससी को गाली देने में कि फलना है तो डेट बढ़ा तो सही, ऐसे नहीं। 30 अगस्त को क्या कर लीजिए आप, गांठ बांध लीजिए। हाँ, मेंस यूपीएससी का होने वाला है, उसके आसपास का समय है, ठीक है। लेकिन इस भावना में मत बहिए, न किया तब भाई, बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, ठीक है। वो चाहे तो, ठीक है, 30 अगस्त को अगर मेंस भले उसका 29 को समाप्त हो तो 30 को ले भी लेगा, वो कोई गारंटी नहीं है। और 30 अगस्त को लेकर चलो कि आगे डेट बढ़े तो आप किस में रहें, बेनिफिशियरी में रहे। ये नहीं कि हाँ अब जो 1 महीना बढ़ गया तो अब ठीक। देखो ऐसी आपकी लक्षण है, अगर आप ऐसा करें तो ये आपकी क्या है, आदत है। ये 1 महीना क्या 6 महीना भी बढ़ जाए तो आप उसी लत से जो है, तो आपके जीवन में हमेशा 1.5 महीना ही समय मिलेगा, 1 महीना पढ़ने का और आधे महीने ये सोचने का कि डेट और थोड़ा बढ़ जाता है, बस। इसलिए आप लोग चक्रों में मत फंसिएगा, आप सब्जेक्ट को बांटिए और भूल जाइए अभी 3 महीना दुनिया क्या है। कहाँ थे हम लोग, खाली हो चुका था। अब खाली अगर मान लिया जाए कि
इसी का हो जाए तब किसका, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, तो उसके जगह पर जो है हम नियुक्त करते हैं किसको, एक्टिंग चीफ जस्टिस को। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है इसको कौन नियुक्त कर रहा होगा, राष्ट्रपति करता है। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या है, अदर जो एडहॉक जजेज हैं, एडहॉक जज की नियुक्ति कब होती है, जब जज का कोरम पूरा ना हो रहा हो। जज का कोरम पूरा कब नहीं होगा, जब जो है कोई जजेज का सीट खाली हो, चाहे वो रिजाइन से हो या फिर रिमूवल फ्रॉम पार्लियामेंट से हो। ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति, ऐसे कंडीशन में कौन पति, राष्ट्रपति, किसकी सहमति से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति से। क्या चीज, यहां देखिए ना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिस हाई कोर्ट, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो क्या खाली है, तो अब वो जज कहां से लाएगा, हाई कोर्ट। तो जिस हाई कोर्ट में वो जा रहा है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से क्या हो जाएगा, एडहॉक जजेस की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, क्या चीज, कोई भी उसकी इच्छा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर लगे कि नहीं नहीं पटना हाई कोर्ट उठाना है, ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेगा कि भाई अपना एक आदमी भेज दो यहाँ, समझ रहे हैं कहां पर, तो फिर राष्ट्रपति वहां बढ़ा देगा। और ये बीपीएससी का मामला जो सुन रहे थे वो क्या थे, हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे, वो क्या थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। क्यों, उस समय जो क्या थे, चीफ जस्टिस थे, उनका नियुक्ति कहाँ हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में, सीट खाली था, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, वो पढ़ेंगे हम लोग हाई कोर्ट में। यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ना है अभी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होते हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली होता है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अन्य जजों में से किसी एक व्यक्ति को क्या करता है, वह एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में उसे नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, एडहॉक जजेस। ठीक है, एडहॉक जजेज कब आती है, जब सुप्रीम कोर्ट में जजों का कोरम पूरा ना हो रहा, क्यों, या तो त्याग पत्र से या तो संसद से। ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सीजीआई जिस भी हाई कोर्ट से जजेज ला रहा है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सलाह पर वह नियुक्त कर सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे। अब क्या बच गया जी, कार्यकाल हो गया ना, पद की रिक्ति भी हो गई, अब है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिस, तो डालो हेडिंग ज्यूरिसडिक्शन। अधिकारिता, ज्यूरिसडिक्शन कितने हैं, कितने ज्यूरिसडिक्शन हैं। एक है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम, मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, आंखें पानी मारो जाओ, तो धोखा देते हो। उसके बाद है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपीलीय अधिकारिता, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, उसके बाद है रीट ज्यूरिसडिक्शन, रीट ज्यूरिसडिक्शन, रीट अधिकारिता। अच्छा बताओ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जस्टिस को जो संसद से हटाते हैं, क्या हम इसको इम्पीचमेंट बोल सकते हैं, क्या चाहिए, क्या इम्पीचमेंट वर्ड लगा सकते हैं,
क्योंकि इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या चीज काची बोल रहा है? राजपत्र में शामिल किया गया शब्द को कि पेपर में पढ़ा। लक्ष्मीकांत तो इसको भी लिखता है महाभियोग, लेकिन जब जब उठा कर पढ़िए संविधान, संविधान में सिर्फ और सिर्फ अब तो इम्पीचमेंट और है क्या? इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, दो सर वॉल्केनो एंड वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म इज अ प्रोसेस। ठीक है, कुछ चीजें प्रोसेस है भाई। ठीक है, प्रोसेस सेम कहाँ है आपका? ठीक है, चलिए यही सब क्या था, साफ करने की चीजें हैं। ठीक है, ये सब डिबेट है। ठीक है, ये सब डिबेट में पढ़ने का नहीं है, लेकिन मार फंस गया पूरा कि ना। अब एगो लिखता है पंथ निरपेक्ष, कुछ लिखता है धर्म निरपेक्ष। अब बताइए, मतलब कुछ विद्वानों को देखें लिखते हुए धर्म निरपेक्ष, जबकि शब्द है क्या? पंथ निरपेक्ष। कोई व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। ठीक है, धर्म निरपेक्ष हो गए इसका मतलब आप व्यक्ति कैसे हैं? वो 10 सद्गुण आप में है नहीं, इसका मतलब आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। धर्म का मतलब क्या है? जिसे हम धारण कर सके। कपड़ा, गुण, कैसे, कितने गुण बताए गए हैं? 10 गुण जिसे हम धारण करते हैं, उसे धर्म कहा गया है। हटा दे तब उसे धर्म निरपेक्ष कहेंगे। तो हम धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते भाई, हम पंथ निरपेक्ष हो। तो ये सब डिबेट को सब है ना, जब हम पढ़ाए थे क्या चाहिए आपका प्रियम्बल, तो वहां पर क्या था, ये सब पूरे पानी तो साफ हो चुका है। आप पुनः जाइए, प्रियम्बल का लेक्चर उठाइए, पढ़िए, उसको समझिए। वहां पर बताया गया है सेकुलरिज्म का क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट, नेगेटिव कंसेप्ट, यूरोपियन कंसेप्ट, इंडियन कंसेप्ट। पढ़िएगा तब ना। अब जो व्यक्ति बीच में पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, ये कब पढ़ लिए हम? ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन में है तभी जाकर के आपको कोई किताब, कोई मैगजीन आपको छकाएगा। ठीक है, तो हमारा तो काम था कहना, आज भी कहते हैं। आपका काम क्या है? सुनना और इग्नोर करना। मूल अधिकारिता, अपैलेट, जुरिस्डिक्शन, रेट, जुरिस्डिक्शन, और क्या है? कोर्ट ऑन द रिकॉर्ड। क्या बोलते? अभिलेखीय, अभिलेखीय अधिकारिता या अभिलेखीय कोर्ट भी कहते हैं इसका। जैसे एक शब्द है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, लक्ष्मीकांत में लिखता है, इस ट्रांसफर का हिंदी लिखता है वो क्या? संक्रमणीय। संक्रमण का इंग्लिश होता है ट्रांजिट। ठीक है, यहां पर क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका हिंदी क्या होगा? स्थानांतरित या फिर हस्तांतरित इसका होगा। अब क्या करें बताइए, हम फांसी लगा लें अब कि क्या लिख दिया? क्या जी कीजिए, हमारे संविधान में इतने लूप होल्स हैं कि आप चाहें तो अपना नाम डाल सकते हो वहां पर, आपके नाम पर किताब छप सकती है। ठीक है, अब एक ही व्यक्ति जीवित है, सुभाष कश्यप, जो क्या है मूल संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। वो जो संविधान में जो क्या अब तक जीवित है, सेकेंड व्यक्ति आप बन जाइए। हमारे पास टाइम नहीं था। ठीक है, उसके बाद है क्या? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सलाहकारी, सलाहकारी अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यह जो है 5 जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट है। किसके लिए?
उसके बाद इसमें इसके जुरिस्डिक्शन में ही हम जोड़ देते हैं क्या चीज, जुडिकल एक्टिविज्म एंड जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, बारी बारी देखिए, इससे सवाल बहुत कम पूछा जाता है, बस आप इसके फंडामेंटल चीज को आप समझ के रखिए। मूल अधिकारिता का मतलब क्या है, वह मामला जो सीधा सिर्फ और सिर्फ उसको कौन देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। ठीक है, वह मामला जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, वैसे मामले जो है हम क्या बोल रहे होते हैं, क्या चीज, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जैसे मान लिया 2 या 2 से अधिक राज्य का क्या है, मामला है, 2 या 2 से अधिक राज्य का क्या है, विवाद है। तो ये विवाद जो है हाई कोर्ट में न चल करके यह विवाद कहाँ चलेगा, अंतर यहां पर है, अगर जल का विवाद होगा, जल का विवाद होगा तो वह मूल अधिकारिता में नहीं आ पाएगा। समझ रहे इस बात को, 2 या 2 से अधिक राज्य के मध्य क्या है, विवाद हो जाए तो इस विवाद को कौन सुलझाएगा, यह केस सीधा सीधा कहां पहुंच जाएगा। लेकिन 2 राज्य के बीच जल का विवाद हो जाए तो यह जल का विवाद मूल सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है और अभी है भी। ठीक है, लेकिन इसे मूल अधिकारिता से हम क्या रखते हैं, बाहर रखते हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाए तब अभी हम सीधा कहां पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते। तो ऐसे मामले जो हैं कहे जाते हैं क्या चीज, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। वह मामला जो सिर्फ और सिर्फ कौन सुने, सुप्रीम कोर्ट सुने, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद कहा जाता है अपीलीय अधिकारिता, अपैलेट जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या है कि सभी न्यायालयों, न्यायालय कितने हैं अपने पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, इन सभी के डिसीजन को आप कहां पर अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसको आप कहीं पर अपील नहीं कर सकते, यही उसकी क्या है, ताकत है, काम है, शक्तियां हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अपैलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, उसके बाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की क्या जारी करती है, जो आप सभी को पता है, याद है ना, नहीं पूछ ही ले, क्या है, किससे पूछे, महिला पार्टी, नहीं, हम उससे पूछे जिसको नहीं आता हो। हाँ चल तू ही बताओ पीछे। हाँ, आप किन्हीं 2 रीट का नाम बताइए, और हैबिस कॉर्पस, जिससे सवाल पूछे वही बताएगा। अगर आप सहायता करने का प्रयास किए तो आपसे अलग अलग 5 अदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट बेंच। नहीं, कितने ईमानदार लोग हैं, ऐसे ही ईमानदार लोग चाहिए मुझे। तुम बताओ, हैं, तुम बताओ। हाँ, हम रीट पूछ रहे हैं, रीट। हाँ, चलिए आप बताइए। हाँ, देख कर नहीं, सर्टी और एडी होता है। हाँ, सर्टी और एडी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बताइए एक जो ये नहीं बता पाए, मैंडेमस। ठीक है, आप लोग पढ़ नहीं रही हैं क्या, ठीक है। अरे हम जिनसे नहीं पूछे क्या मतलब वो पढ़ रहे हैं, हमको पता है। ठीक है, लेकिन कुछ पे अभी भी क्या डाउट है। ठीक है, वो डाउट पूरा करेंगे कब, जब पूछेंगे हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट जारी कर। हाँ आप बताइए, हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है, बैठ के नहीं पता है, तुम बताओ।
बैठ के नहीं पता, नहीं आता सीधे बोले कि नहीं पता है। ठीक है, चल तुम बताओ किस आर्टिकल में लिखा है कि हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है? नहीं पता। अभी दो और को नहीं पता है। ठीक है, तुम बताओ। हाँ ठीक है, और मुझे छांटना है किसको नहीं पता है। साइड नहीं पता है, आपको भी? आप भी नहीं पता है। चलिए, मेरा विश्वास बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ आप बताएंगे, लास्ट बेंच बताएंगे आप। 226। ठीक है, पढ़ा कीजिए थोड़ा। हम लोग पढ़े थे रीट जो है दो संस्थान जारी करती है, एक है आपका सुप्रीम कोर्ट और एक, जरा सोचो रे, कोई तुमसे पूछ लेता अगर ये बात, कोई मामा उमा, तुम अपना इज्जत बचाने के चक्कर में दे देगा गाली किसको? क्या अभी पढ़ाई नहीं हुआ है, या मास्टर साहब नहीं पढ़ाए, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, तुम तो बस के निकल जाता, हमारी इज्जत मिट्टी में। हाँ, हम तो वहां ये भी बताया कि दोनों में रीट जारी करती है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 ये है 200। देखो कुछ चीजें आपको घोड़कर पीना पड़ेगा। ठीक है, हमारी बात कड़वी लग सकती है आपको, हमें कौन सा जो है 30 मार खान बनना है बाहर, हमें तो आपको नौकरी मिल जाए बस, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तुम इस तरह करोगे, अगर कुछ चीजें भूल गए इसका मतलब ज्यादा, मतलब मेरा दिल बहुत दुख गया। ठीक है, ये बताओ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स। ठीक है, लीगल राइट्स पर भी रीट जारी हो सकता है, नहीं हो सकता है? कोई सवाल पूछ लिया तब लिंक विचार कीजिए, लग जाए विचार करने तब। लीगल राइट्स पर रीट जारी हो सकता है, यस। फंडामेंटल राइट्स पर रीट जारी हो सकता है, यस। लेकिन अंतर क्या होगा? ठीक है, अगर मान लीजिए पहला स्टेटमेंट दे दे कि लीगल राइट्स पर रीट जारी हो सकता है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रीट जारी करता है, फिर आ जाए अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला कथन सही है और दूसरा क्या है? गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। उसके बाद आ जाए पहला सही है और दूसरा इसको क्या भी कर रहा है? सर्टिफाई भी कर रहा है। ठीक है, पहला सही है लेकिन दूसरा इसको सर्टिफाई नहीं कर रहा है। अब बोलोगे हाय दैया, ये तो सवाल बहुत हार्ड पूछ लिया भाई, आपके सामने लाइव है। ठीक है, ये सवाल टफ लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सवाल टफ है क्या? यूपीएससी यही मांगता है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिक फंडामेंटल चीज की आवश्यकता होनी चाहिए। लीगल राइट पर रीट जारी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रीट जारी नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब पहला कथन सही है, दूसरा क्या है? गलत। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन यह भी है पहला सही और इसको प्रूफ नहीं कर रहा है, यह भी आपका क्या ऑप्शन सही है। तो दो स्टेटमेंट्स का क्या हो गया? सही, पहला और दूसरा। अब इसी में एक स्टेप और लंबा खींच लेगा। अब लग गए पानी पीने यूपीएससी, बहुत टफ पूछ लिया क्या यूपीएससी? यूपीएससी कुछ टफ उफ नहीं है, आपका फंडामेंटल क्या है? जानकारी है लेकिन रिवीजन में आया ही नहीं। ठीक है, अब बताओ, अब तुमको हम आगे क्यों पढ़ाएं जुडिकल एक्टिविज्म, जुडिशरी रिव्यू? बताओ। अब ये सब चीज पहले पढ़ चुके भाई, अब आपको फिर से पढ़ाए। रीट पढ़ चुके हैं पहले, 5 का रीट है, कौन कौन? हैवेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टिवरेडी, कोरांटो, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शन है?
जाइए वहां पर का नोट्स तो है ही शायद फंडामेंटल राइट्स का, जाके पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद एक कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, इसका मतलब ये है, कहता है कि ये जो आपकी हायरार्की है, किसकी? न्यायालयों की क्या है? हायरार्की है। ठीक है। कहता है यह जो जजमेंट देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा, यह दोनों के लिए ड्यूटी है कि इस जजमेंट को वह रिकॉर्ड में रखे। कौन? हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्यों? क्योंकि वही मामला जब पुनः कहां पर आए? अधीनस्थ न्यायालय में, तो अधीनस्थ न्यायालय यह देखे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितना है, उससे आगे जाकर जजमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है। यही मामला किसके लिए भी है? हाई कोर्ट के लिए भी है, कि हाई कोर्ट भी जब सेम सब्जेक्ट पर जजमेंट दे तो वह ध्यान रखे कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर ना चला जाए। ठीक है। तो इसके जजमेंट को कौन भी, हाई कोर्ट भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी रिकॉर्ड के रूप में वह अपने पास रखेंगे। आया बात समझ में? ताकते ना इसका, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा बताओ, अगर दे दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर जाकर जजमेंट दे दिया, तब क्या होगा? तब वही सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट के खिलाफ क्या? रिट जारी कर देगा। क्यों? दो प्रकार का, दो क्या है? दो प्रकार का जुडिकल रिट है हमारे संविधान में। कौन कौन? प्रोहिबिजन एंड सर्टियोरेरी। ठीक है। प्रोहिबिजन का मतलब क्या? रोकना। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे केस पर सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकारिता से क्या है? बाहर है, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट जारी करेगा? प्रोहिबिजन। ठीक है। जजमेंट अगर सुना दे तब क्या जारी हो जाएगा उसके खिलाफ? सर्टियोरेरी। आया बात समझ में? यूं ही आसानी से बॉडीगार्ड वगैरह नहीं मिलता है भाई। ठीक है। कुछ तो गुमाने में चूट जाता है कि हम निकलता बा, हम बहुत ईमानदार हैं। ईमानदारी का वहां कोई अथी मिलता है जी? ईमानदारी का मतलब क्या है? सब्जेक्ट में अब कितना पकड़ है? हाँ बताओ। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि आप बात कर रहे हैं किसका? दो प्रकार का, चाहे फिर रहने दो, अभी वो मामला आने ही वाला है। हम पहले हाई कोर्ट के बाद जब पढ़ लेंगे अधिरांश न्याय, तो यहाँ पर ये मामला आ ही जाएगा। ठीक है। अब चलिए क्या है? सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता, अब समझिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए सवाल पर क्या जवाब, क्या देगा? वो सलाह देगा। सुप्रीम राष्ट्रपति को जब भी सलाह लेना होगा तो वह मुझसे ना मिलकर के किससे मिलेगा? वह आपके पापा सलाह लेते हैं आपसे? ताकत है फिर, लेकिन मम्मी सलाह लेते हैं वो। मतलब क्या है कि आपसे पावरफुल कौन है? आपकी मम्मी है।